अस्सलाम वालेकुम। स्टडी टाइम के साथ मैं हूं तफसीरुल इस्लाम और सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स के लेक्चर के साथ फिजिक्स के आज हम हाजिर हैं। तो स्टूडेंट्स हमारा यूनिट नंबर 16 चल रहा है। हमने लास्ट में क्लास में एप्लीकेशंस ऑफ फर्स्ट लॉ पढ़ा था। आज हम पढ़ते हैं हीट कैपेसिटी, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी और उसके बाद पढ़ेंगे मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी और उसकी टाइप्स के बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले तो देखिए व्हाट इज हीट कैपेसिटी एंड स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। इसको मैं ऐसे लिखवा देता हूं कि अगर डिफरेंस आए तो डिफरेंस भी आप कर लें और अगर अलग से आए तब भी आप कर लें, यानी कि डेफिनेशन है खाली। देखिए कुछ सब्सटेंस ऐसे होते हैं जो जल्दी हीट अप हो जाते हैं, जिनका टेम्परेचर जल्दी इंक्रीज करता है, और कुछ सब्सटेंस ऐसे होते हैं जिनका टेम्परेचर हीट करने पे देर से इंक्रीज होता है। लेकिन अगर आप इसका दूसरे पॉइंट देखें कि अगर यानी कि जब जो देर से हीट करता है वो देर से ठंडा भी होता है, यानी कि जितना देर से टेम्परेचर राइज होगा उतनी देर से टेम्परेचर फॉल भी होगा, और जितनी जल्दी टेम्परेचर राइज होगा उतनी जल्दी टेम्परेचर फॉल होगा। सही है। यानी कि अगर हम कहें कि एक समंदर और खुशकी, सही है, तो समंदर जब सूरज चमकता है तो समंदर का टेम्परेचर देर से इंक्रीज करता है पानी का, और लैंड का जो टेम्परेचर है वो तेजी से इंक्रीज करता है। ठीक, तो दिन भर जो है वो लैंड का टेम्परेचर ज्यादा होता है और सी का टेम्परेचर कम होता है। जब सूरज गुरूब हो जाता है तो गुरूब होने के बाद, सनसेट के बाद, जो लैंड का टेम्परेचर है वो तेजी से डिक्रीज होता है, सी का टेम्परेचर तेजी से डिक्रीज नहीं होता। तो रात में ऐसा होता है कि सी का टेम्परेचर ज्यादा होता है और लैंड का टेम्परेचर कम हो जाता है। तो सी ब्रीज चलती है। जितने भी कोस्टल एरियाज हैं वहां पे आमतौर पर रात में, शाम में समंदरी हवाएं चलती है, और उसका रीजन यही होता है कि हीट हमेशा हॉट टू कोल्ड फ्लो करती है। तो बेसिकली हमने अभी कहा कि किसी सब्सटेंस को हीट करने में ज्यादा, किसी सब्सटेंस का टेम्परेचर इंक्रीज करने में ज्यादा हीट रिक्वायर्ड होती है और किसी के में कम होती है। तो अगर हम हीट कैपेसिटी की डेफिनेशन लिखें, यानी कि ये वो अमाउंट ऑफ हीट है जो किसी चीज का टेम्परेचर 1 डिग्री बढ़ा दे। अच्छा, इसमें क्वांटिटी फिक्स नहीं है, इसमें क्वांटिटी फिक्स नहीं है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कहूं कि मेरे पास जो है वो एक ये इस बर्तन में पानी है और एक इस बर्तन में पानी है, और दोनों का टेम्परेचर 30 है। इसका भी 30 है, इसका भी 30 है। टेम्परेचर इंक्रीज करने के लिए हमें इसको हीट करना पड़ेगा, इसको भी, और हीट को हम रिप्रेजेंट करते हैं डेल्टा क्यू से, ये आपको पता है। अब क्या होगा, किसकी हीट, यानी कि अगर हम कहें ये डेल्टा Q1 है और ये डेल्टा Q2 है, तो ऑब्वियसली आप बताएं कि डेल्टा Q1 ज्यादा होगा या डेल्टा Q2 ज्यादा होगा। ऑब्वियसली जिसका अमाउंट ऑफ वाटर इधर ज्यादा है तो डेल्टा Q2 ज्यादा होगा एज कंपेयर टू डेल्टा Q1। इट मींस इसकी हीट कैपेसिटी ज्यादा है और इसकी हीट कैपेसिटी, यानी कि आपने टेम्परेचर 30 से 31 करना है दोनों में, तो इसमें ज्यादा हीट रिक्वायर्ड होगी डेल्टा Q2 और इसमें कम हीट रिक्वायर्ड होगी क्योंकि अमाउंट ऑफ वाटर कम है। तो हीट कैपेसिटी इज सिंपली द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ अ सब्सटेंस थ्रू 1 डिग्री। तो पहला पॉइंट क्या हो गया, पहला पॉइंट हम कहेंगे इधर, पहला पॉइंट क्या आ जाएगा, अमाउंट ऑफ हीट
heat required to raise the temperature of a substance through 1 डिग्री। पहला पॉइंट तो ये हो गया, थ्रू 1 डिग्री। ठीक, अब यहां पे क्या है, स्पेसिफिक, इस लफ्ज आ रहा है स्पेसिफिक। स्पेसिफिक का मतलब यहां पे हमने क्वांटिटी को स्पेसिफाई नहीं किया था, यानी कि हमने कहा था क्वांटिटी कोई भी हो, कम वाटर होगा कम हीट कैपेसिटी, ज्यादा वाटर होगा तो ज्यादा हीट कैपेसिटी, लेकिन स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी में हम अमाउंट फिक्स कर देते हैं, यानी कि वाटर 1 kg हो, सही है, कॉपर 1 kg हो, आयरन 1 kg हो। तो अगर हम ये कहें कि मेरे पास एक कॉपर का ब्लॉक है और एक आयरन का ब्लॉक है, और दोनों 1 kg, दोनों 1 kg है, ये कॉपर है और ये आयरन है, दोनों 1 kg है। अब इसको जो अमाउंट ऑफ हीट चाहिए होगा 1 डिग्री बढ़ाने के लिए, वो अराउंड 390 के करीब होगा और इसका 500 के करीब होगा। इट मींस हम ये कहेंगे कि कॉपर की स्पेसिफिक हीट 386 या 390 के करीब है और आयरन की स्पेसिफिक हीट 500 है। यानी कि यहां पे इसी डेफिनेशन में हम यूनिट मास भी ले आएंगे। ठीक, तो अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ यूनिट मास ऑफ अ सब्सटेंस थ्रू 1 डिग्री। तो यहां पे सिर्फ क्या होगा, तो अब हम डेफिनेशन आप ये भी लिख सकते हैं कि अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ यूनिट मास ऑफ अ सब्सटेंस थ्रू 1 डिग्री, या फिर हम कह सकते हैं हीट कैपेसिटी पर यूनिट मास, हीट कैपेसिटी पर यूनिट मास। ये हो गया पहला डिफरेंस। ठीक, हीट कैपेसिटी पर यूनिट मास भी लिख सकते हैं और वो जो डेफिनेशन मैंने आपको डिक्टेट की है वो भी लिख सकते हैं। सेकेंड डिफरेंस है हमारा फॉर्मूले का। पहले तो डिफरेंस हो गया हमारा डेफिनेशन का, सेकेंड डिफरेंस है फॉर्मूले का। अब हीट कैपेसिटी को एस से भी रिप्रेजेंट करते हैं, एच से भी करते हैं, किसी से भी करते हैं। चलिए जी, मैं एस से रिप्रेजेंट कर देता हूं, एस हीट कैपेसिटी। ये हमारे पास होता है डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा टी, ये होता है हीट कैपेसिटी। और स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या हो जाएगा, इसको हम सी से रिप्रेजेंट करते हैं, ये हो जाएगा डेल्टा क्यू अमाउंट ऑफ हीट, डेल्टा क्यू रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ यूनिट मास ऑफ अ सब्सटेंस थ्रू 1 डिग्री। तो ये आ जाएगा डेल्टा क्यू अपॉन एम डेल्टा टी। ठीक है जी, सही है। अच्छा, तो ये दूसरा डिफरेंस हो गया। तीसरा डिफरेंस है यूनिट का। ऑब्वियसली जब फॉर्मूला अलग है तो यूनिट भी अलग अलग होगा। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी को हम मेजर करते हैं जूल्स पर केल्विन और जे के इनवर्स। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी को हम कहते हैं जूल्स पर केजी केल्विन और जूल्स केजी इनवर्स केल्विन इनवर्स। तो पहला डिफरेंस तो डेफिनेशन का हो गया, दूसरा फॉर्मूले का हो गया, तीसरा यूनिट का हो गया, चौथा लास्ट डिफरेंस हो जाएगा डिपेंडेंस का। क्योंकि आमतौर पे अगर ये शॉर्ट में आया तो 4 मार्क्स का आएगा, तो आप इस तरह लिख, और अगर अलग अलग डेफिनेशन आए तो भी आप लिख सकते हैं। ये सारी चीजें आपको लिखनी पड़ेगी। डिपेंडेंस, अभी हमने एक एग्जाम्पल दी थी कि जिसमें कम वाटर था, कम अमाउंट ऑफ वाटर था, और एक कंटेनर में ज्यादा अमाउंट ऑफ वाटर था। तो किसको ज्यादा हीट कैपेसिटी थी, किसकी, ऑब्वियसली जिसके अमाउंट ऑफ वाटर ज्यादा था। लेकिन स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी में हम फिक्स कर देते हैं कि अमाउंट
1 kg होगा। 1 kg से ज्यादा हम या यूनिट मास से ज्यादा हम नहीं ले सकते। इट मींस हम ये कहेंगे कि हीट कैपेसिटी डिपेंड करती है मास पे, और ये डिपेंड नहीं करती मास पे, क्योंकि हमने पहले ही स्पेसिफिक कर दिया है कि 1 kg है। तो हम कहेंगे डिपेंड्स अपॉन मास और does not depends upon mass। तो ये बेसिकली 4 डिफरेंस है, इनको आप नोट कर लें। सही है। अब हम पढ़ते हैं मोलर स्पेसिफिक हीट। तो स्टूडेंट्स अब हम पढ़ते हैं मोलर स्पेसिफिक हीट। देखें, लास्ट चैप्टर में भी हमने मोल और मास का डिफरेंस बताया था कि जहां पे हमें क्वांटिटी ऑफ मैटर मेजर करना हो तो वहां पे हम मास मेजर करते हैं, और जहां पे हमें तादाद मेजर करनी हो, क्वांटिटी मेजर करनी हो, नंबर्स मेजर करने हो, वहां पे हम करते हैं मोल। यानी कि किसी भी सब्सटेंस के 6.02 इंटू 10⁻⁻23 पार्टिकल्स को, अब पार्टिकल्स में एटम भी आ सकते हैं, मॉलिक्यूल भी आ सकते हैं, वो कहलाता है 1 मोल। सही है। तो मोल और मास में ये फर्क है। अब हमने मास के लिए तो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है, लेकिन आमतौर पे गैसेस को हम मोल्स में इन टर्म्स ऑफ मोल ही मेजर करते हैं, क्योंकि गैसेस का मास एक जगह कंफाइंड नहीं होता, तो हम उसको इन टर्म्स ऑफ मोल ही कंसीडर करते हैं कि इस कम रूम में अगर मुझे गैस का मास मालूम करना है तो मैं ये पहले मालूम करूंगा कि उस गैस के, उस पर्टिकुलर गैस के कितने पार्टिकल्स इस कमरे में मौजूद है। वो मेरे लिए मालूम करना ज्यादा आसान होगा। पीवी इज इक्वल टू एनआरटी जनरल गैस इक्वेशन से, जो हमने लास्ट चैप्टर में ड्राइव भी की थी। ठीक, तो अब मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, यानी कि किसी भी सब्सटेंस के मोल को हम कंसीडर करेंगे तो वो कहलाएगी मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। तो इसमें क्या हो जाएगा, द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड, द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड to raise the temperature of 1 mole of a substance through 1 degree is called molar specific heat capacity। यानी कि हम कह सकते हैं कि, या सिंपल हम कह सकते हैं हीट कैपेसिटी पर यूनिट मोल, हीट कैपेसिटी पर यूनिट मोल, और आमतौर पे गैस को मेजर करते हैं। अब मोलर स्पेसिफिक हीट को हम सी से ही रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन सी क्योंकि स्पेसिफिक हीट होता है तो इसको हम सी कॉम्प्लीमेंट भी कह सकते हैं, सी कॉम्प्लीमेंट भी कह सकते हैं। सी कॉम्प्लीमेंट बराबर हो जाएगा डेल्टा क्यू अपॉन नंबर ऑफ मोल्स एन डेल्टा टी, ये इसका फॉर्मूला आ जाएगा। ठीक, अब इसका यूनिट क्या आएगा? ऑब्वियसली डेल्टा क्यू है तो जूल, नंबर ऑफ मोल्स है तो मोल, डेल्टा टी है तो केल्विन, और हम कह सकते हैं जूल्स, मोल इनवर्स, केल्विन इनवर्स। ठीक, अब हमने स्पेसिफिक हीट और हीट कैपेसिटी भी पढ़ा हुआ है, तो मोलर स्पेसिफिक हीट का स्पेसिफिक हीट से क्या रिलेशन है ये हम देखते हैं। तो रिलेशन विथ स्पेसिफिक हीट, इसका रिलेशन हम स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी से पढ़ते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, आपको पता है कि मोल नंबर ऑफ एन क्या है, नंबर ऑफ मोल्स, और इसके दो फॉर्मूले हैं।
एक होता है मास ओवर मोलर मास या मॉलिक्यूलर मास, और दूसरा फॉर्मूला होता है टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स अपॉन एवोगैड्रोस नंबर, जो कि होता है 6.02 इंटू 10⁻23। अब ये दोनों फॉर्मूले, यहां पे हम, क्योंकि हमें पता है कि स्पेसिफिक हीट में मास आता है, तो हम ये वाला फॉर्मूला रखेंगे, मास को स्मॉल m और नंबर ऑफ मोल्स को कैपिटल M। नाउ अगर मैं इस फॉर्मूले में n की जगह ये रख दूं तो C डैश क्या आ जाएगा, C डैश आ जाएगा डेल्टा Q अपॉन n की जगह m ओवर मोलर मास डेल्टा T। अब ये मोलर मास या मॉलिक्यूलर मास इधर डिवाइड और ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो C डैश क्या आ जाएगा, डेल्टा Q अपॉन m डेल्टा T इंटू मॉलिक्यूलर मास। अब ये जो पूरा है ये किसके बराबर है, ये ऑब्वियसली स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी के बराबर है, तो इसकी जगह हम स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी पुट कर देंगे। तो बेसिकली हम ये कह सकते हैं कि रिलेशन हमारे पास क्या आया कि मोलर स्पेसिफिक हीट is the product of specific heat and molecular mass. Specific heat into molecular mass. तो ये रिलेशन एमसीक्यूज में भी आ सकता है, ड्राइव करने के लिए भी आ सकता है शॉर्ट में कि व्हाट इज मोलर स्पेसिफिक हीट, its unit, write down its units and gives its relation with the specific heat capacity। तो आप ये कर सकते हैं, 4 मार्क्स का ही आ सकता है, ठीक, शॉर्ट में। तो बहरहाल, तो इससे हम आगे इसकी टाइप्स भी पढ़ते हैं, ठीक। तो स्टूडेंट्स, अभी हमने ये पढ़ा था कि मोलर स्पेसिफिक हीट यूजुअली गैसेस के लिए इस्तेमाल होता है। अब गैसेस का बिहेवियर हमने पढ़ा था कि आइसोबैरिक प्रोसेस में अलग होता है, आइसोकोरिक में अलग होता है, आइसोथर्मल एडियाबैटिक में अलग होता है, लेकिन फिलहाल हम बात करेंगे आइसोबैरिक एंड आइसोकोरिक की। आइसोबैरिक में प्रेशर कांस्टेंट होता है और आइसोकोरिक में वॉल्यूम कांस्टेंट होता है। तो स्टूडेंट्स, अगर आपको याद हो कि आइसोबैरिक में वर्क डन होता है और आइसोकोरिक में वर्क डन नहीं होता है, तो आइसोबैरिक प्रोसेस में अमाउंट ऑफ हीट ज्यादा चाहिए होगा टेम्परेचर बढ़ाने के लिए, और आइसोकोरिक प्रोसेस में अमाउंट ऑफ हीट कम चाहिए होगा। और इसकी मिसाल मैं रोजमर्रा जिंदगी में ये है कि आम बर्तन में हम खाना पकाते हैं तो थोड़ा देर से पकता है एज कंपेयर टू प्रेशर कुकर के, क्योंकि प्रेशर कुकर में हम क्या कर देते हैं कि वॉल्यूम को 100% तो खैर वो नहीं कर सकते, थोड़ी बहुत स्टीम निकलती है, लेकिन ऑलमोस्ट हमने वॉल्यूम को फिक्स कर दिया, सही है। अगर हम उसको इग्नोर करते हैं जो स्टीम निकल रही है, तो ऑलमोस्ट हमने फिक्स कर दिया, तो वो आइसोकोरिक प्रोसेस हो गया। और आम बर्तन में जो है वो स्टीम निकल रही है, मुसलसल निकल रही है, तो वो आइसोबैरिक प्रोसेस हो गया। तो उसमें अमाउंट ऑफ हीट ज्यादा चाहिए होगा और इसमें अमाउंट ऑफ हीट कम चाहिए होगा। तो बिल्कुल इसी तरीके से मोलर स्पेसिफिक हीट की टाइप भी दो किस्म की होती है, एक फॉर एट कांस्टेंट प्रेशर, एट कांस्टेंट प्रेशर, और दूसरी एट कांस्टेंट वॉल्यूम। अब हमने कहा एट कांस्टेंट प्रेशर क्या होगा, इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं सीपी से।
तो सीपी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, यानी कि एट कांस्टेंट प्रेशर अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 मोल ऑफ अ गैस एट थ्रू 1 डिग्री। सही है, यानी कि अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर, तो अमाउंट ऑफ हीट क्योंकि प्रेशर कांस्टेंट है तो हमने, आपको याद होगा, डेल्टा क्यू पी लिया था अपॉन एन डेल्टा टी। और इस क्लास से अगर हम यहां पे डेल्टा क्यू पी का रिलेशन देखेंगे तो डेल्टा क्यू पी का रिलेशन क्या बनेगा, डेल्टा क्यू पी इज इक्वल टू एन सी पी डेल्टा टी। क्या बन जाएगा, एन सी पी डेल्टा टी, ये बन जाएगा। ठीक, अच्छा, और एट कांस्टेंट वॉल्यूम ये बन जाएगा सीवी, और सीवी क्या हो जाएगा, डेल्टा क्यू वी अपॉन एन डेल्टा टी। तो डेल्टा क्यू वी क्या हो जाएगा, उसका फॉर्मूला क्या बन जाएगा, डेल्टा क्यू वी इज इक्वल टू एन सी वी डेल्टा टी। अभी हमने कहा था कौन सा अमाउंट ऑफ हीट ज्यादा होगा, एट कांस्टेंट प्रेशर अमाउंट ऑफ हीट ज्यादा चाहिए होता है एट कांस्टेंट वॉल्यूम के, तो ऑब्वियसली ये ज्यादा होगा इससे, और सीपी ज्यादा होगा सीवी से। ये हम नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे। तो स्टूडेंट्स, आज का लेक्चर कैसा लगा बताइए, कमेंट सेक्शन में बताइए। कोई कंफ्यूजन हो तो वो भी आप क्वेश्चन बता सकते हैं। हमारी वीडियोस को लाइक किया करें, चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरन चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, और नेक्स्ट वीडियो का इंतजार करें। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज।